अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के 17 लोकसभा हलकों में 13 मई को पोलिंग होगी। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल को जारी कर दिया, जिसके तहत 7 मरहलों में मुल्क भर में पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल 19 अप्रैल से शुरू होगा, जो 7 मरहलों में मुकम्मल होते हुए 1 जून को ख़त्म होगा। तेलंगाना में 13 मई को चौथे मरहले के दौरान पोलिंग होगी। रियासत के 17 लोकसभा हलकों के साथ साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में भी ज़मनी इंतखाब मुनक्किद होगा, जहां चंद दिन कबल BRS से नुमाइंदगी करने वाली खातून रुकन असेंबली की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना में इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का अमल 18 अप्रैल से शुरू होगा। 25 अप्रैल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी। 26 अप्रैल को पर्चों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल को पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी और 13 मई को पोलिंग होगी। 4 जून को नतायज जारी किए जाएंगे। But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th June with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने EVM मशीन पर मीडिया से पूछे गए सवाल का जवाब शायराना अंदाज में दिया। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs आर 100% सेफ। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार BRS रुकने काउंसिल कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI स्पेशल कोर्ट ने पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया है। जुमे को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े कविता की क़यामगाह में 4 घंटे की तलाशी के बाद दिल्ली से आने वाली ED के अहदेदारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और दिल्ली मुंतकिल कर दिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने आज सुबह कविता को CBI की खुसूसी अदालत में पेश किया। तफसीली मबाहिस के बाद खुसूसी अदालत ने कविता को 23 मार्च तक पूछताछ के लिए ED की तहवील में दे दिया। अदालत ने ED के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 23 मार्च को दोबारा कविता को अदालत में पेश करें। बताया गया है कि कविता की तरफ से अदालत में सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने बहस की, जबकि ED की जानिब से सीनियर वकला SK मुट्ठा और शुएब हुसैन ने पैरवी की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS रुकने काउंसिल कविता की गिरफ्तारी को इंतखाबी हरबा करार दिया। इख्तिदार संभालने के 100 दिन की तकमील के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तरफ गुज़िश्ता 100 दिन के अंदर उनकी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का तफसीली अहाता किया, तो दूसरी तरफ अपोजिशन BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
रेवंत रेड्डी ने कविता की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि दिल्ली शराब मामला एक टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह जारी है जो कई दिनों से चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के नोटिफिकेशन की इजराई के 24 घंटे कबल कविता को गिरफ्तार किया गया, जिससे ये वाजे होता है कि कविता की गिरफ्तारी एक इंतखाबी हरबा है। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी से बीआरएस हमदर्दी हासिल करना चाहती है और बीजेपी भी इस कार्रवाई से वोट की ख्वाह है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कविता को गिरफ्तार करने के दौरान चंद्रशेखर राव वहां नहीं पहुंचे, इसका क्या मतलब समझा जाए। और अब तक चंद्रशेखर राव ने अपनी दुख्तर की गिरफ्तारी की ना ही मजम्मत की और ना ही अवाम के सामने इसकी वजाहत की। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर की खामोशी क्या इशारा देती है। उन्होंने कहा कि जुमे के रोज मोदी और मोदी दोनों मिलकर रियासत का दौरा किए थे। कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने बीआरएस और बीजेपी का ये ड्रामा है। नहीं आया, हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते, हमारा लोग कहीं पर भी अलग नजर नहीं आया। हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते, आपको क्या चाहिए, आइस और नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। तो मोदी जी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जब जब चुनाव आएंगे तब तब वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे। इससे पहले ईडी पहले आते थे, बाद में मोदी जी। कल अचानक तेलंगाना में ईडी और मोदी दोनों मिलके एक साथ में आ गए। तो ये केस का मामला तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से ये केस जुड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस बना है, वो सिलसिले में बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए, उसमें एक 4-5 लोगों को तेलंगाना से भी उठाए। तो इसमें कांग्रेस का जो अप्रोच है मोदी जी सरकार के खिलाफ, तेलंगाना को वही सोच है। हमारा केंद्र अध्यक्ष या हमारा पार्टी नेता लोग जो बोल रहे हैं वही बात हम मदद दे रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मगर तेलंगाना में जो नाटक चल रहा है ये नाटकबाज बंद करो बोल के हम कह रहे हैं। ఇది టీవీలలో సీరియల్ చూస్తే సంవత్సరాల కొద్ది కొనసాగుతూనే ఉంటాయి, వాటికి ఆరంభం ఎప్పుడైందో చెప్పలేము, అంతం ఎప్పుడైతుందో కూడా చెప్పలేము। ఈ లిక్కర్ స్కామ్కు సంబంధించి కూడా కేసీఆర్ కుటుంబము, బీజేపీ ప్రభుత్వం నిరంతర ధారావాహికంగా టీవీలలో ఒక సీరియల్ను తలపించే విధంగా నాటకాలకు, డ్రామాలకు తెరలేపినరు। ఇన్ని సంవత్సరాల वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आइंदा 10 साल तक कांग्रेस इख्तिदार में रहेगी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव को इख्तिदार से महरूमी के बाद भी तकब्बुर कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के लिए रेफरेंडम तस्वुर किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 100 दिन की हुक्मरानी उन्हें मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श लगी। 100 दिन में हर मिनट में 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए इक़दाम किए गए। चंद्रशेखर राव ने रियासत को कर्ज के दलदल में फंसाया था। पेशरफ हुकूमत की जानिब से हायल करदा रुकावटों को दूर करते हुए 3 माह के अंदर 30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करते हुए हुकूमत ने एक तारीख रकम की है, जिससे बेरोज़गारों में एक एतमाद पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हर माह की पहली तारीख को सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के इक़दाम किए जा रहे हैं। ఒకవేళ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే పోటీ వాళ్ళు పెట్టిండ్రు అనుకో, ఏ దానికైనా నేను సిద్ధం, కాకపోతే మొదట వాళ్ళు కోరుకోవాలి ఏందనేది। నేను ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవించి చిత్తశుద్ధితోని పరిపాలనను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నా। నన్ను నా పని చేయనిస్తే ప్రతిపక్షాలుగా మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు। నాకేదో కాళ్ళలో కట్టబెట్టాలి, ఈ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాలనుకుంటే 10 ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలో మిమ్మల్ని దించుతామని చెప్పినాం, దించి చూపించినాం। ఇప్పుడు కూడా మీ ద్వారా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, పడగొట్టాలన్న ఆలోచన మీరు చేస్తే మీరు నిద్ర లేచే లోపల మీ పక్కల ఎవడు ఉండరు, మీరు తొడుక్కున్న బట్టలు కూడా ఉండవు, లేచి చూసుకుంటే ఎమ్మెల్యేల సంగతి చాలా దూరము। అట్లా ఒకవేళ వాళ్ళు కోరుకుంటే నాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు, మీరు తారీఖు చెప్పండి, పడగొట్టేది ఏందో చెప్పండి, దాని పరిణామాలు ఏందో నేను చెప్తా। కానీ ఇట్లేదన్నా వ్యవహారం చేస్తే మాత్రం దానికి తగ్గ ప్రణాళిక మా దగ్గర సిద్ధంగా ఉన్నది। ఎవరేం మా మిత్రులు ఈ ఒక మంచి ప్రభుత్వం పడిపోతుందేమో అని ఎవరు ఆందోళన చెందాల పని లేదు। 10 సంవత్సరాలు మా ప్రభుత్వం ఉంటుంది,
94 నుంచి 2004 10 సంవత్సరాలు టీడీపీ ఉన్నది. 2004 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ అధికారంలోనే, 2014 నుంచి 2023 వరకు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నది. 2023 నుంచి 2034 వరకు 10.5 సంవత్సరాలు మేము అధికారంలో ఉంటాము. గతంలో ముఖ్యమంత్రిని చూడడమే గగనమై, ముఖ్యమంత్రి గారి దర్శనమే ఒక భాగ్యం అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తే, ఈరోజు నిత్యం ప్రజలలోనే వండుకుంటూ, ప్రజల సమస్యలు వినుకుంటూ, వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ దుఃఖాన్ని అర్థం చేసుకొని పరిపాలనలో వాటికి పరిష్కారం చూపించే దిశగా మా ప్రభుత్వం పనిచేసింది. నాకు సంపూర్ణమైన సంతృప్తిని కలిగించింది ఈ 100 రోజు పరిపాలన. दिसंबर 7 रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के मामले पर रद्देमल जाहिर करते हुए पूछा कि कविता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो बीआरएस के कायदीन और कारकुन तेलंगाना में धरने देते हुए अवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने उस दिन आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मौके पर होने वाले धरनों और रैलियों को रोक दिया था, वो आज कविता की गिरफ्तारी पर धरने दे रहे हैं। बीआरएस कायदीन ने उस वक्त सवाल किया था कि आंध्र प्रदेश में गिरफ्तारी पर हैदराबाद में धरना क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की तामीर में हुए नाजायज़ मुनाफे के जरिए खुसूसी परवाजें बुक करते हुए बीआरएस कायदीन अपने कारकुनों को दिल्ली ले जाएं और ईडी के दफ्तर के सामने धरना देने के साथ साथ भूख हड़ताल करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की फलाही हुक्मरानी से अवाम की जिंदगियां अब रोशनी से भर गई हैं। ప్రపంచంలో మన స్విస్ బ్యాంకులలో ఉన్న నల్లధనాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రతి అకౌంట్లో 15 లక్షలు వేస్తానని చెప్పి, ప్రతి సంవత్సరం 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ఈరోజు దేశాన్ని అస్తవ్యస్తంగా చేసి కుల ఘర్షణలకు దారి తీపించి ఈరోజు కులం మతాల పేరు మీద జాతిని విడగొట్టి మళ్ళా అధికారంలోకి రావాలని చూస్తున్నాడు. ఈ ఒకవైపు దేశం కోసం తండ్రిని నాయనమ్మని పోగొట్టుకొని, అలాగే సోనియా గాంధీ గారి అత్తని భర్తను పోగొట్టుకొని భారత్ జోడో నఫరత్ జోడో యాత్రతో రాజకీయాలు ఎక్కడ మాట్లాడకుండా 4000 కిలోమీటర్ యాత్ర చేసిన రాజీవ్ గాంధీ గారు, అలాగే ఇప్పుడు న్యాయ యాత్ర పేరు మీద మళ్ళా మరొక యాత్ర చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని తెలంగాణలోని మున్గోడు ఎలక్షన్లో మాత్రంగా 1-2 సీట్లలో ఏముంటుందో తెలియదు. ఎందుకంటే వాడు మహంకాళి టెంపుల్, రామాలయం ఇవన్నీ మేము కూడా మొక్కుతాం. అందరూ హిందువులు దేవుని మొక్కుతారు. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से बीआरएस की लीडर कविता को गिरफ्तार करने के मामले पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर एनवीएस सुभाष ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का खानदान कई घपलों में मुलविस रहा। दिल्ली शराब मामले में कविता की गिरफ्तारी शवाहिद के पाए जाने के बाद हुई है। अगर कविता काती नहीं है तो बीआरएस के कायदीन और कारकुनों की जानिब से क्यों एहतजाज किया जा रहा है, उनको अपनी बेगुनाही साबित करने दीजिए। कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करने दीजिए। As we are aware that from past 10 years when the KCR was in power in Telangana, the KCR's family has been involved in huge scams, and one of them is Delhi liquor scam. So this case has been it just happened in Delhi, where many people have been involved. After thorough investigations, Kavita has been found. They had the substantial evidence, so she has been booked. So people say that it is Bharatiya Janata Party or Narendra Modi's government which is instrumental in getting Kavita arrested, but it has nothing to do. As I said earlier, it's an independent body, Enforcement Directorate is concerned. Let the law take its own course. See, that is their internal issue, and we know. Because from वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज बिलाखिर दिल्ली शराब पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए, जहां से उन्हें 15,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर जमानत मिल गई। दिल्ली के वज़ीर आला को यह जमानत आईपीसी की दफ़ा 174 की खिलाफ वर्जी पर दी गई। अरविंद केजरीवाल ईडी के बार बार तलब करने के बावजूद तफ्तीश के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इस सूरत में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए थे। केजरीवाल की पेशी के पेश नज़र अदालत के अहाते में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अदालत के इर्द गिर्द के कई रास्तों का रुख मोड़ दिया था। इसके साथ ही
ट्रैफिक पुलिस ने उन रास्तों पर आने वाले लोगों को मशवरा दिया था कि वो वक्त से पहले घर से निकले। ख्याल रहे कि ईडी अब तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 16 मार्च को पेश होने को कहा था। बहुजन समाज पार्टी को उस वक्त एक गैर मामूली धक्का लगा जब आरएस प्रवीण कुमार ने रियासती सदर और पार्टी की अपनी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रवीण कुमार ने अपने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि वो दुख भरे अंदाज में अपने फैसले से बहुजन समाज को वाकिफ करवा रहे हैं। उन्होंने उन पर एतमाद और भरोसा करने के लिए बीएसपी सरबराह मायावती से इजहार तशक्कुर भी किया और कहा कि वो समाजी इंसाफ की तहरीक के बुनियादी उसूलों पर कायम रहेंगे जो कांशीराम ने शुरू किए थे। उन्होंने मदद के लिए रुकने राज्यसभा रामजी गौतम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बहुजन समाज की तरक्की के लिए अपने मिशन को जारी रखने का अहद करते हुए इस सफ़र में मदद के लिए तेलंगाना और हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आरएस प्रवीण कुमार बहुत जल्द बीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएंगे और नागर कर्नूल से बीआरएस के उम्मीदवार होंगे। मरकजी हुकूमत ने 2019 में मंजूर शुदा शहरियत तरमीमी कानून यानी सीए नाफिज कर दिया है। इसके खिलाफ मुखालिफत भी देखी जा रही है और नाकदीन सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रहे हैं। इस सिलसिले में एमआईएम के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का मसला भी उठाया। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपील की है कि सीए के निफाज पर फौरी रोक लगाई जाए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को हटकर होगा तो हम दे देंगे, तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे सीए जैसे लागू हुआ तो कांग्रेस के एमएलसी बालामुरु वेंकट ने सीए के खिलाफ एनएसयूआई के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मशाल जुलूस में और एहतजाजी इज्तिमा के नाम से मुनक़िद इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एसयू के बहुत से तुलबा ने शिरकत की और सीए के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस के सिकंदराबाद कंटोनमेंट की आंजहानी एमएलए लासिया नंदिता की बहन निवेदिता ने कहा कि वो कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेंगी। उन्होंने इस बात का इंकशाफ आज अपने पार्टी कारकुनों और मद्दाहों के इजलास के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि
वो अपनी बहन और अपने वालिद की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो ज़मीनी इंतखाब में बीआरएस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाह है। ఈరోజు ఈ సమావేశం అంతా షార్ట్ నోటీస్ ఉన్నా కానీ చాలామంది కార్యకర్తలు చాలామంది ముఖ్య లీడర్లు అందరూ వచ్చారు. మీకు తెలిసిన విషయమే. అన్ఫార్చునేట్లీ మనం మన ఎమ్మెల్యే గారిని కోల్పోయాము. ఈ పరిస్థితిలో చాలామంది సాయన్న కుటుంబం నుండి ఒకళ్ళు ఉండాలి అనేసి మమ్మల్ని అడగడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ మీటింగ్ దాని గురించే వాళ్ళ సజెషన్స్ వాళ్ళు చెప్పింది మనమందరం కలిసి డిస్కస్ చేసి ఒక మాట మీద ఉందామనేసి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. 5 టర్మ్స్ అందరు ప్రజలు కానీ లీడర్లు కానీ అందరు నాన్నతో ఎలా అయితే కలిసి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి నాన్నని ఎలా అయితే గెలిపించారో చెల్లెని కూడా బాగా చాలా మంచి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది. ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ అందరు లీడర్లు వాళ్ళంతటా వాళ్ళ కష్టపడి చెల్లికి మంచి మెజారిటీ తెచ్చారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఇంత తొందరగా మన లీడర్ని కోల్పోయాం. ఈరోజు మీటింగ్ ద్వారా అందరూ లీడర్లు అందరూ ప్రజలు అంతనే స్ట్రాంగ్గా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ బరిలో నించోవాలనేసి సజెస్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరి సపోర్ట్తో तेलंगाना में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के पहले 2 हरूफ टीएस के बजाय टीजी करने के बाद जारी करदा पहला नंबर के लिए तकरीबन 9,61,000 रुपए अदा किए गए। रियासत में हाल ही में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने टीएस के बजाय गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के 2 हरूफ टीजी करने का फैसला किया था और इस सिलसिले में मरकज़ से ख्वाहिश की गई थी। मरकज़ ने इसको मंजूरी देते हुए गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर के इब्तदाई 2 हरूफ टीएस के बजाय टीजी कर दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि बीजेपी मुसलसिल तीसरी बार मरकज़ में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में मुनक़िदा पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बीआरएस और कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम के 10 सालों के ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया है। बीआरएस उन सालों से बदनवानी में मुलविस रही तो कांग्रेस को लगता है कि अब उनकी बारी है। साथियों, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहाँ बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि दिल्ली शराब मामले की जांच तकरीबन 1 साल से जारी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि कविता ही नहीं, दिल्ली के कई वज़रा भी इस मामले में जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। जांच एजेंसियों के काम को हुकूमत से जोड़ने की आदत अपोजिशन को हो गई है। उन्होंने कहा कि गलती हुई या नहीं हुई वो बताने की ज़रूरत है। एजेंसियों का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये खुद मुख्तार और दस्तूरी इदारे हैं, उनमें मुदाखलत करने का कोई भी हक़ नहीं रखता है। कांग्रेस के नेता बयान दे रहे, उनको जानकारी होना चाहिए ये सरकार से या पार्टी से कुछ ताल्लुक ही नहीं है। लगातार 1 साल से जांच किया जा रहा है शराब के घोटाले में। सिर्फ कविता ही नहीं, दिल्ली के सरकार के कई मंत्री में भी आज
जेल काट रहे हैं। जितने भी जांच के संस्था जो है, एक साल से जो भी उनको समाचार मिला या समाचार है, और कविता जी भी ये जो जांच के संस्था को वो साकार करके जो भी है खुलासा करना है। मगर आज क्या है, आज सरकार से, पार्टी से जुड़ना ये आदत पड़ गई। ये गलती किए नहीं किए वो बताना, अगर गलती नहीं किया तो आपको सीधा सीधा बताना है, क्योंकि ये संस्था जो है ये पूरे सरकार से, राजनीति से अलग है। ये अपने आप ऑटोनमस बॉडीज है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसलिए पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर टाउन के प्रतिमा मल्टीप्लेक्स पर छापा मारा। पुलिस कल शब 1:30 बजे पहुंची और सुबह तक ये तलाशी मुहिम जारी रही। पुलिस रकम को छुपाए जाने की तलाश के बाद मल्टीप्लेक्स की तलाशी ले रही थी। बताया जाता है कि पुलिस ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की। ये थिएटर बीआरएस के लीडर विनोद कुमार की बताई जा रही है। इंतखाबी नोटिफिकेशन की इजराई से चंद घंटों पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की। तलाई जेवर के लिए दादी का कत्ल करते हुए पोते ने मकान में ही उसकी लाश को दफन कर दिया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के पेद्दम्मा रेडू इलाके में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त वेंकटेश के तौर पर की गई है। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने पोते वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके पोते से पूछगछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पोता चंद दिनों से दादी से उसके तलाई जेवर देने के लिए इसरार कर रहा था, ताहम दादी उससे इनकार कर रही थी, जिस पर उसने बरहमी के आलम में ये वारदात अंजाम दी। महबूबनगर जिले के मक्थल टाउन में कपड़ों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। तकरीबन 25 लाख रुपए के माली नुकसान की इतला मिली है। दुकान के मालिक राजा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि फायर ब्रिगेड के अहलकार वक्त पर नहीं आए, इस वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके टोली चौकी में कल रात एक ऑयल गोदाम में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग यूसुफ टेकरी इलाके में वाक़े एक ऑयल गोदाम में रात तकरीबन 8:30 बजे अचानक भड़क उठी। ये बताया जा रहा है कि वहाँ करीब 3 गोडाउन थे। कई घंटों की मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तुम पीछे हटो, तुम कौन है? चलो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मशरिक से मगरिब के लिए 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शाम मुंबई में खत्म हो गई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मौसलात जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां और आखिरी दिन था। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली 6,600 किलोमीटर की तारीखी यात्रा आज शाम मुंबई में अख्तिताम को पहुंची। इस यात्रा में 15 रियासतों कम से कम 110 अजला से ये गुजरी और करोड़ों लोगों से यहां राब्ता किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है, कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है, अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है। करेक्ट, कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। 4 तारीख को डोनेशन देते हैं और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं सड़क के, पुल के, अलग अलग
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।